बच्चों, आज के क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे बीए फाइनल ईयर थर्ड पेपर युद्ध का अध्ययन का अगला भाग। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग अपने विषय पे चलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट तृतीय समरतंत्र और युद्ध कला। ठीक है बच्चों, ये है आप लोगों का युद्ध का अध्ययन बीए फाइनल ईयर थर्ड पेपर युद्ध का अध्ययन। उसमें आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है बच्चों समरतंत्र और युद्ध कला। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देख लिए समरतंत्र और युद्ध कला में हम लोग पहले पढ़ेंगे सामरिक कार्यवाही का अर्थ। सामरिक कार्यवाही का अर्थ बच्चों आप लोगों को हम पहले भी बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं। युद्ध में स्ट्रैटेजी, सामरिकी या समरतंत्र और संभार तंत्र। स्ट्रैटेजी आपको हम अगले भाग में, इसके पहले के भाग में आपको हम समझा चुके हैं। अब दूसरा है सामरिक, सामरिकी या समरतंत्र, एक ही चीज़ है, या तो सामरिकी कहिए या तो समरतंत्र। और इसी को साधारण भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं युद्ध कला, युद्ध लड़ने की टेक्निक, युद्ध कला। ठीक है बच्चों, चलिए सामरिक कार्यवाही का अर्थ क्या है। युद्ध में स्ट्रैटेजिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उपलब्ध समस्त सैनिक साधनों के प्रयोग की कला समरतंत्र कहलाता है। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब जैसे आपको हमने इसके पहले वाले स्ट्रैटेजी वाले चैप्टर में हमने बताया था कि युद्ध के मैदान में पहुंचने से पहले तक की संपूर्ण प्रक्रिया, सारी कार्यवाही स्ट्रैटेजी के अंतर्गत आती है। युद्ध के मैदान में जब युद्ध प्रारंभ हो जाए, अर्थात युद्ध लड़ाई जब शुरू हो जाए, उसके बाद से लेकर युद्ध जीतने या हारने तक की सारी प्रक्रिया सामरिकी या समरतंत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है बच्चों, चलिए अर्थात युद्ध में स्ट्रैटेजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपलब्ध समस्त सैनिक साधनों के प्रयोग की कला समरतंत्र कहलाता है। क्योंकि युद्ध भूमि में अपने पास जो भी साधन मौजूद होंगे, अपने पास जो भी हथियार मौजूद होंगे, जितने भी सैनिक होंगे, जितने भी युद्ध यंत्र होंगे, जितने भी हमारे युद्ध उपकरण या युद्ध यंत्र होंगे, सबका प्रयोग जो है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो जब लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युद्ध सभी जो है संसाधनों या साधनों का प्रयोग जब शुरू हो जाए, ये जो है क्या है, समरतंत्र या युद्ध कला। ठीक है, चलिए दूसरा क्या कहते हैं, दूसरी परिभाषा है रणभूमि में सेनाओं एवं हथियारों के प्रयोग की कला ही सामरिकी है या समरतंत्र है। परिभाषाएं बच्चों इसको देख लीजिए, कुछ विद्वानों ने अलग अलग ढंग से परिभाषाएं दी है। जैसे क्लाजबिट्स ने कहा है लड़ाइयों में सैनिक शक्ति का प्रयोग ही समरतंत्र है। ठीक है, मेजर जनरल डी के पालित ने कहा है लड़ाइयों में सेनाओं के संचालन की कला ही समरतंत्र है। बच्चों देखा जाए तो लगभग एक जैसे ही है, लड़ाइयों में सैनिक शक्ति का प्रयोग और सेनाओं का संचालन। ठीक है बच्चों, वही चीज़ है, सेनाओं का प्रयोग या सैनिक शक्ति का प्रयोग या सेनाओं का संचालन। ठीक, संचालन की कला क्या है, यही समरतंत्र है। ठीक है, हैमले ने क्या कहा है, लड़ाई के क्षेत्र में समरतंत्र का साम्राज्य रहता है। अर्थात जब तक युद्ध होता रहता है, जब तक युद्ध होता रहता है तब तक जो है समरतंत्र का ही साम्राज्य होता है। ठीक है बच्चों, जब युद्ध प्रारंभ हो जाए तो उसके बाद जो है लड़ाई किस प्रकार हो रही है, सैनिक तोपों से बमबारी, घुड़सवार सेना का आक्रमण, पैदल सेना का आक्रमण, आगे से आक्रमण, पीछे से आक्रमण, दाएं बाएं बाजुओं से घेरना, उसके बाद जहां पर कमज़ोर पड़े वहां पर सैनिकों को भेजना, अंत में रिजर्व का प्रयोग करना। ठीक है बच्चों, परिस्थितियों के अनुसार युद्ध नीति में परिवर्तन करना। ठीक है, सैनिकों को दौड़ाकर पीछा करना, उनको पकड़ना, मारना, जो भी है लड़ाई के मैदान में, सब कुछ किसके अंतर्गत आता है, समरतंत्र। अर्थात हैमले ने जो कहा है कि युद्ध के मैदान में, सही बात है, ये तो रियल बात है कि जब तक युद्ध होता रहता है तब तक जो है समरतंत्र का ही साम्राज्य विद्यमान रहता है। वंडर गोल्टन ने क्या कहा है, सामरिकी सैनिक टुकड़ियों के प्रबंध करने की कला है। वही चीज़ है बच्चों,
सैनिक टुकड़ियों का किस तरह प्रबंध या किस तरह प्रयोग किया जाए वही है। प्रबंध क्या बच्चों, ये प्रयोग होना चाहिए, ठीक है, सैनिक टुकड़ियों के प्रयोग करने की कला। ठीक है बच्चों, अगर देखा जाए तो लगभग सबका जो है, सबकी परिभाषाएं थोड़ा सा डिसबैलेंस होते हुए भी लगभग मिलती जुलती ही हैं। तो हम लोग यही इसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि युद्ध के मैदान में युद्ध प्रारंभ हो जाए, युद्ध प्रारंभ होने से जीत और हार तक की संपूर्ण प्रक्रिया क्या है, समरतंत्र या सामरिकी। ठीक है बच्चों, आगे देखिए हम लोग पढ़ते हैं इसी में चिर सामरिक तत्व। चिर सामरिक तत्व बच्चों, चिर सामरिक अगर देखा जाए तो जो इसका शाब्दिक अर्थ है, इसमें थोड़ा सा मैटर हमारे पास लिखा हुआ कम है, लेकिन आपको बच्चों हम समझा देते हैं, हो सकता है आप लोगों के समझ में अच्छी तरह आ जाएगा, लेकिन ढंग से समझिएगा वैसे जरूर आएगा। बच्चों देखिए, स्थिर या चिर सामरिक तत्व, सामरिक तत्व का मतलब होता है समरतांत्रिक तत्व, अर्थात युद्ध कला के तत्व, युद्ध लड़ने की कला के तत्व। ठीक है बच्चों, सामरिक तत्व ये है। चिर का मतलब होता है चिरंजीवी जैसे कहा जाता है, अर्थात लंबे समय तक जीवित रहो। तो चिर का मतलब होता है लंबे समय तक चलने वाला युद्ध कला का तत्व। क्योंकि बच्चों युद्ध कला में देखा जाए तो प्राचीन काल से लेकर आज तक युद्ध में कितना सारा परिवर्तन आया है। प्राचीन काल में जो जहाँ पर एक प्रकार से पत्थर के हथियार, उसके बाद लाठी चलाना, हर प्रकार देखा जाए तो पत्थर दूर से फेंक के मारा जाता था, लाठी चलाना, लाठी में जो है भिड़ कर लड़ा जाता था, उसके बाद जो है फिर धनुष, बाण, तीर, तलवार, गोला बारूद, गोलियां, ये सब चीज़ें आती गई। जैसे जैसे इन सभी चीज़ों में विकास होता गया, युद्ध के हथियारों में परिवर्तन होता गया, उसी समय जो है नए नए युद्ध कला या समरतंत्र में भी परिवर्तन होता रहा। ठीक है बच्चों, समरतंत्र में भी परिवर्तन होता रहा। थोड़ा सा आप लोग इसको थोड़ा सा मन लगा के समझना बच्चों, इसलिए कि ये बहुत कठिन नहीं है, लेकिन अगर मन लगा के आप लोग समझ लिए तो फिर ये आपसे भूलेगा नहीं। देखने में थोड़ा सा कठिन जरूर लग रहा है, लेकिन ये कठिन है नहीं। स्थिर या चिर सामरिक तत्व, अर्थात सामरिक तत्व वही है युद्ध का तत्व, अर्थात समरतांत्रिक तत्व या युद्ध लड़ने की कला का तत्व। चिर का चिर या स्थिर, स्थिर का मतलब होता है जो कि ना तो आगे हो ना पीछे हो, ना कोई परिवर्तन हो। चिर का मतलब होता है लंबे समय से चली आ रही प्रक्रिया या लंबे समय तक चलने वाला एक युद्ध कला का तत्व। ठीक, लंबे समय तक चलने वाला या लंबे समय से चली आ रही एक स्थिर अपरिवर्तनशील कौन सा युद्ध कला का वो तत्व है, उसी को हमको पढ़ना है इसमें। ठीक, इसमें जैसे हमने लिखा है कि जिस प्रकार युद्ध में कोई नया हथियार बनता है तो तुरंत उसका विरोधी हथियार भी निर्मित करने के प्रयास में राष्ट्र लग जाते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों एक बार हम आपको जो है बताते हैं कि जैसे युद्ध में कोई भी युद्ध जो है बिना हथियार के लड़ा नहीं जाता। हथियारों में जो भी हथियार वार करने के होते हैं, अटैक करने के होते हैं, आक्रामक हथियार होते हैं बच्चों, तो आक्रामक हथियार जब कोई एक राष्ट्र बनाता है तो दूसरा राष्ट्र भी आक्रामक हथियार को बनाता है। अब स्थिति ये होती है कि आक्रामक हथियारों का प्रयोग आक्रमण में तो किया ही जाता है, उसके बदले में दिमाग में ये बात रहती है कि हम जो है इन आक्रामक हथियारों से हम बचें कैसे, अर्थात हम आक्रमण भी करें और शत्रु के आक्रमण से बच भी जाएं। ये चीज़ मन में हर सैनिक के होता है और जहाँ तक व्यवस्था होती है वो इसके लिए खोजबीन प्रारंभ कर देता है। जैसे बच्चों देखा जाए तो पहले जब लाठी का प्रयोग हुआ, लाठी, ठीक है, लाठी एक प्रकार से लाठी से वार भी किया जाता है और लाठी से लाठी पर वार रोका भी जाता है, अर्थात लाठी जहाँ तक एक आक्रामक साधन है वहाँ पर एक लाठी शत्रु के वार से सुरक्षा भी करती है, क्योंकि लाठी से दूसरे को मारा भी जाता है और लाठी से शत्रु की लाठी के वार को रोका भी जाता है। उसी प्रकार बच्चों तलवार होती है। ठीक है, तलवार जो है शत्रु के ऊपर अटैक भी किया जाता है, मारा भी जाता है शत्रु को, और जो है हाँ, तो बच्चों हम ये कह रहे थे कि जैसे ही कोई जो है नया हथियार बनता है तुरंत उसका विरोधी अस्त्र
तैयार होता है। जैसे हमने अभी आपको बताया, तलवार से तलवार को रोका भी जाता है, तलवार से अटैक भी किया जाता है और तलवार के अटैक को रोका भी जाता है। इसी प्रकार बच्चों देखा जाए तो तलवार से बचने के लिए, चूंकि तलवार से हाथ पैर कट जाता था, घाव हो जाता था, तो उन घावों से शरीर की रक्षा के लिए जो उसके विरोध में जो चुना गया वो है सुरक्षात्मक हथियार, जिसे हम लोग बच्चों कहते हैं कवच। कवच, ठीक है। ये कवच का प्रयोग हमने शुरू किया, अर्थात यही है एक हथियार का प्रयोग तो उससे बचने का भी उपाय प्रारंभ। ठीक, ऐसे धनुष बाण से बचने के लिए कवच का प्रयोग, तीर के वार से बचने के लिए कवच का प्रयोग, धनुष का प्रयोग तो किया ही जाता था लेकिन उससे बचने के लिए भी प्रयोग किया जाने लगा। जैसे बच्चों नया हथियार कोई बना जो है, खास करके कोई भी नया हथियार बना, जैसे हम मान लेते हैं कोई टैंक बना, ठीक है बच्चों, तो टैंक बना तो इसके बदले में एंटी टैंक भी बनाई गई, एंटी टैंक में बड़ी बड़ी तोपें बनाई गई। उसके बाद जो भी सफल होता था, कुछ प्रक्षेपास्त्र मिसाइलें भारत में जैसे नाग बनाए गए, नाग बनाया गया, नाग जैसा प्रक्षेपास्त्र, तो ऐसे प्रक्षेपास्त्र उसके विरोध में भी प्रक्षेपास्त्र बनाना शुरू हो गया। जैसे हवाई जहाज बना तो हवाई जहाज को गिराने के लिए भी कुछ हथियार बनाए गए, ठीक है, हथियार बनाए गए, मिसाइलें बनाई गई। तो कहने का मतलब एक नया हथियार जब संपूर्ण युद्ध क्षेत्र में आता है तो उसके बचने के लिए तुरंत उसका विरोधी हथियार भी बनाया जाता है, ठीक है बच्चों। कहने का मतलब उस हथियार के बदले में उस हथियार को भी बनाया जाता है और उससे बचने का उपाय भी किया जाता है या उसका विरोधी हथियार भी बनाया जाता है। बच्चों यही है चिर सामरिक तत्व, अर्थात लंबे समय तक चलने वाला युद्ध कला का एक तत्व। ठीक, कि चाहे जो भी युग रहा हो, एक हथियार अगर एक कोई नया हथियार, नया अस्त्र बना तो उसके बदले में दूसरा अस्त्र जो है उसके काट के लिए बनाया गया। बच्चों जैसे आप लोगों ने रामायण महाभारत में देखा होगा, किसी ने अग्नि बाण का प्रयोग किया तो उसको बचाने के लिए, उसको बुझाने के लिए दूसरे ने क्या किया, जल वर्षा करने वाले बाणों का प्रयोग करके उसे पानी बरसा के शांत कर दिया। तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनके पास अग्निबाण नहीं है, लेकिन अग्निबाण से अग्निबाण को मारने से खतरा उनके लिए भी होगा, आपके लिए भी होगा। तो इससे यही है चिर सामरिक तत्व के अंतर्गत एक नया हथियार बनता है तो उसका विरोधी, उसकी काट भी तुरंत जो है बन जाती है। यही है चिर सामरिक तत्व। और इतिहास में यही जो है लंबे समय तक चलने वाला एक समरतांत्रिक तत्व है। समरतांत्रिक तत्व के रूप में माना जाता है कि यदि कोई नया हथियार युद्ध भूमि में लॉन्च होता है तो तुरंत उसका विरोधी अस्त्र भी निर्मित किया जाता है, अर्थात अपने ही, ठीक है बच्चों। उसी तरह से है कि सारा विकास की प्रक्रिया मानव जाति के लिए, तो हथियार जो बनाए गए तो सारी विनाशकारक हथियार भी मानव जाति के लिए ही हैं, ठीक है बच्चों। तो उसी तरह चिर सामरिक तत्व में युद्ध में जितना भी चाहे जितना अच्छा हथियार आए तुरंत उसका विरोधी अस्त्र भी तैयार होता है। खास करके जैसे परमाणु बम आ गया, मिसाइलें आ गई, तो मिसाइलों से गिराने की प्रक्रिया स्टार वार जिसे कहता है नक्षत्र युद्ध के तहत, वो प्रक्रिया अमेरिका ने प्रारंभ कर दिया, ठीक है बच्चों। अर्थात हर चीज से बचने के लिए जहां तक संभव होता है ये कार्य मानव जरूर करता है, ठीक है। नया हथियार भी बनाता है, उसके आने के बाद उसके अगर संपूर्ण जगत में वो हथियार छा जाता है तो उससे बचने के उपाय भी प्रारंभ हो जाते हैं बच्चों। यही है चिर सामरिक तत्व, ठीक है बच्चों। अगर इसमें समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो इसके लिए हम आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम आप लोगों के लिए दूसरा वीडियो बना देंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, बाकी जो है ये वीडियो बहुत लंबा हम नहीं बनाना चाहते, बस समझ लीजिए कि बस ये आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में या अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रैटेजी और समरतंत्र का संयोजन, ठीक है। तो बच्चों चिर सामरिक तत्व एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि अस्थायी तौर पर, अस्थायित्व तौर पर, स्थिर तौर पर, अपरिवर्तनशील तौर पर, खास करके लंबे समय तक चलने वाला सामरिक तत्व, लंबी प्रक्रिया जो चली आ रही है वही है कि अगर युद्ध भूमि में या युद्ध भूमि में कोई नया हथियार बनता है तो उसका विरोधी हथियार भी बना लिया जाता है। बस सिर्फ इतना समझिए, चाहे जो भी बनाया जाए, टैंक बनी तो एंटी टैंक बनी, टैंक बनी तो एंटी टैंक रॉकेट मिसाइलें सब बनी, हवाई जहाज बने तो उसके गिराने के लिए एंटी लड़ाकू विमान, या
रॉकेट बनाए गए, मिसाइलें बनाई गई उसको गिराने के लिए। मिसाइलें जब परमाणु बम बने, मिसाइलों के द्वारा उसको गिराने की प्रक्रिया शुरुआत हुई, तो एंटी मिसाइल नक्षत्र युद्ध प्रारंभ हुआ, मिसाइलों के द्वारा मिसाइलों को नष्ट करने वाला, ठीक है, प्रक्षेपास्त्रों से प्रक्षेपास्त्रों को नष्ट करना। तो कहने का मतलब बच्चों वही है कि वो ये हथियार बनता है तो तुरंत उसका विरोधी अस्त्र तैयार हो जाता है राष्ट्र में, ठीक है। यही है स्थिर सामरिक तत्व। अब इसको आप जितना अच्छी तरह से उदाहरण देकर बच्चों आप लोग लिख देंगे उतना ही ज़्यादा बेटर माना जाएगा। उदाहरण देकर मतलब है आप प्राचीन काल से उठा लीजिए, ठीक है। कहने का मतलब जैसे घातक हथियारों से बचने के लिए कवच का प्रयोग, ठीक है, टैंकों को नष्ट करने के लिए एंटी टैंक मिसाइलें, एंटी टैंक रॉकेट, ठीक है, नक्षत्र और मिसाइलों को लड़ाने के लिए नक्षत्र युद्ध, ठीक है बच्चों। तो ये सारी चीज़ें जो है चिर सामरिक तत्व के अंतर्गत आते हैं, ठीक है बच्चों। बाकी आगे हम लोग पढ़ेंगे।